है फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज लेक्चर नंबर 3.6। ठीक है, 6 टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल जो कि आप जानते हैं रिमोट, आपका रिमोट बहुत जगह सेल का यूज है। रिमोट आपका जो घर में रिमोट होता है या चाहे वो वॉल क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो, हर एक जगह क्या होता है सेल का काम होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल एक्चुअली होता क्या है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल ओनली रोटेट द चार्ज और बेसिकली रोटेट द इलेक्ट्रॉन इन द होल सर्किट। मतलब सेल क्या करता है, ऐसा फोर्स जनरेट करता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में क्या करने का काम करेगा, रोटेट करने का काम करेगा। तो जनरली आप जो सेल बात करते हैं, तो जनरल सेल होते हैं, जैसे वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हम बात करें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और सेल का बेसिक काम क्या है, सेल क्या करता है, जो चार्ज है उसको पूरे सर्किट में रोटेट करता है। तो अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो नंबर 1 में बात करूंगा, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, it only rotate the charge in the whole circuit. It only rotate the charge in the whole बेसिकली कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर, बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में क्या करेगा, रोटेट करने का क्या करेगा, काम करेगा। या जनरली क्या कर रहा है, इट विल क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ सेटअप करेगा, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली कैसा पोटेंशियल डिफरेंस ये सेटअप करेगा, एक कांस्टेंट सेटअप करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कांस्टेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी बैटरी अगर आप लाते हैं तो धीरे धीरे उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता रहता है, धीरे धीरे कम होते रहता है। तो सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज but the work of the cell to rotate the electron or the charge in the whole circuit। तो थोड़ी सी अब बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं तो थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पे बात करते हैं। बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल वगैरह उसकी वर्किंग मैकेनिज्म एंड ऑल सब 11th में पढ़ा हुआ है। तो हम जस्ट जनरल सी बात करेंगे किसकी, सेल की। तो सेल बेसिकली क्या होता है, सेल में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें क्या डली होती है, 2 रॉड डली होती है। इन रॉड को क्या कहता हूं मैं, इन रॉड को कहता हूं इलेक्ट्रोड। क्या डली हुई है इसमें, एक इलेक्ट्रोड डली हुई है। तो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होती है, मेटल रॉड होती है। और एक जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, बेसिकली आयन। समय आगे मैंने कहा आयन है, जैसे H2SO4 है तो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 क्या होगा, S+2 और SO4 - 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को ये ना बोलते हुए क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, कंडक्शन या कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो हमने क्या कर रखा है, 2 रॉड को जिनको हमने बोला इलेक्ट्रोड, उसको हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया हुआ है, डिप किया है। इलेक्ट्रोलाइट को हम जनरली क्या कहेंगे, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। नाउ अगर बात करें सेल के अंदर की केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर होगी जनरली क्या होगी, वो केमिकल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर बेसिकली होगी एक्सोथर्मिक थर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रोड पे सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव
चार्ज नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, या नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। एक में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब यहां किसकी वजह से हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की वजह से यहां सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और रिडक्शन की वजह से यहां पे क्या आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पे क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। लोड का मतलब है जैसे बल्ब है आपका, अगर बल्ब को मैं लोड बांधूं, यहां पे बल्ब लगा दिया तो एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने ये लगाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, नेगेटिव। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव जमा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जमा हुआ, तो क्या होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया और दूसरा क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। अब एक का हायर पोटेंशियल होगा और एक का लोअर पोटेंशियल होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी यहां से क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जस्ट इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। आपको पता है, या जनरली कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ आया, तो ये यहां पहुंच गया। अब जब यहां से क्या आएगा, यहां आ गया। अब जनरली देखूं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है, इसको जनरली जाना कहां चाहिए था, इसको पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अब यहीं पे हमें क्या दिखेगा, मिलेगा, सेल का मैकेनिज्म दिखेगा। क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव की तरफ ये जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ये कहां की तरफ भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हैं एक प्रोसेस जो हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, और वो क्या कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है। तो ये एनर्जी की वजह से क्या होगा, एक यहां पे क्या होगा, एक वर्क डन होगा, एक फोर्स काम करेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ ले जाएगा। जनरली क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है टू रोटेट द इलेक्ट्रिक चार्ज या बेसिकली रोटेट द इलेक्ट्रॉन इन द होल सर्किट। लेकिन आप देखेंगे कि जब यहां से यहां आया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको कहां आना है, यहां से फिर यहां आना है। जब यहां आएगा तब जाके पूरा सर्किट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो नेगेटिव बेसिकली ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। तो इसको कहां की तरफ जाना चाहिए था, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा, कुछ यहाँ पे फोर्स काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्किट को पूरा करना है। और आपको पता है सेल का काम होता क्या है, सेल का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक पूरे सर्किट में रोटेट कराना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां से अब यहां आ जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एनर्जी दी, अब यहां आया, फिर घूमेगा, ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये यहां से यहां आया, यहां से उसको एनर्जी मिली, हाई एनर्जी मिली, वो गया इधर पहुंचा, नोड में उसने क्या किया, अपना काम कर दिया, जो भी काम था उसका वो कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, एनर्जी कम होगी तो बिल्कुल थक के हार के फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर जब नीचे आएगा फिर अचानक से उसको एनर्जी मिलेगी, खाना खा लेगा अचानक से बिल्कुल, ठीक है। फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ जाएगा, फिर अपना काम करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एनर्जी होगी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सेल क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जनरली आप देखते हैं जैसे खाना खाते हैं सब, या आप सोते हैं, चलो पूरे दिन आपकी दिनचर्या की बात करें, पूरा दिन एक आपका होल डे क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट को मान लीजिए आप क्या करते हैं, सुबह उठे, रात से स्टार्ट करते, रात को आपने क्या किया, रेस्ट किया, एनर्जी स्टोर की, या आपने एनर्जी मिली, उसके बाद सुबह उठे, काम किया, सब कुछ किया आपने, फिर खाना पीना जो है खाया, फिर शाम को फिर थक गए, फिर सो गए। तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी गेन कर रहे हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद अपना काम कर रहे हैं, फिर वापस थक जा रहे हैं, फिर एनर्जी मिली है, फिर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पूरे सर्किट में क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए, ये तो रही सेल के मैकेनिज्म की बात। अब देख लिया, अभी नहीं जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सर्जरी वर्किंग,
तो अब बात करते हैं कि हम ईएमएफ की, आखिर ईएमएफ है क्या। तो देखिए ईएमएफ का जो नाम है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इसमें नाम में नहीं जाना है, नाम बहुत पहले दे दिया था। अब किसी को कमल बोला तो कमल क्यों बोला है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली इसको कहा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है पूरा अलग है। ये इसका क्या है, हिस्टोरिकल नाम है, तो इसलिए हमने इसको ईएमएफ बोल दिया शॉर्टकट, और इसको डिनोट हम करते हैं इससे, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है आप उसको समझिए, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है कि जब आप बाजार से कोई सेल खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो सेल जो होता है उसमें क्या होता है, एक बोलते हैं 9 वोल्ट का है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट आखिर है क्या। तो जो 9 वोल्ट आपको सेल दिया रहता है वो क्या दिया रहता है, उसका उस सेल का क्या दिया रहता है, ईएमएफ दिया रहता है, ठीक है, ईएमएफ दिया रहता है। तो एक्चुअली ईएमएफ होता क्या है, सपोज अब मैं यहां पे मानूं कि ये सर्किट क्या है, ओपन, ये सर्किट क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है, तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब करंट फ्लो नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सेल के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, ईएमएफ, मतलब कहीं ना कहीं सेल के पास वो कैपेबिलिटी है क्या करने की, वर्क डन करने की, ठीक है। तो वर्क डन करने की कैपेबिलिटी है, मतलब वर्क डन हो क्या रहा है कि वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लेके जा रहा है, ठीक है। अब आप उसको ऐसे समझिए, सेल में देखिए आप इलेक्ट्रॉन को हम यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो the work done in moving charge from one terminal to another terminal, that is known as EMF of the cell. So if you want generally define what is EMF, so EMF is the potential difference between two terminal of the cell when no current is flow, ठीक है। अब आप ऐसा समझिए इसको, अगर मैं बात करूं ओपन सर्किट की, दोनों तरह से समझ सकते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट में आप देखेंगे क्या हो रहा है, the work done, क्या हो रहा है, the work done in moving a charge, मैं चार्ज बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं the work done moving an electron from higher to lower potential, या moving a positive charge from lower to higher potential, हाई पोटेंशियल एक टर्मिनल से दूसरे पोटेंशियल में मैं क्या कर रहा हूं, उस चार्ज को ले जाने में वर्क कर रहा हूं, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में मैं जो वर्क डन कर रहा हूं, दैट वर्क डन इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये किसके लिए काम करेगा, ये बात कर रहे हैं हम ओपन सर्किट के लिए। अब अगर बात करूं फॉर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के लिए भी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्लोज के लिए क्या हो जाएगी, देखिए द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन द होल सर्किट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सर्किट यहां पे ओपन है, ठीक है, सर्किट ओपन है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होगा, जब भी ये इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को मूव करना पड़ेगा। तो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, दैट इज नोन एज ईएमएफ। जनरली मैंने यहां पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लो। नो करंट फ्लो का मतलब है ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में वर्क डन। अब जैसे ही सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो आप देखेंगे कि वो जो सेल है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कहूं या एक पॉजिटिव चार्ज को कहूं, तो पूरे सर्किट में उसको क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो ये किसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी, फॉर क्लोज सर्किट। सो ओपन सर्किट के लिए बता दिया, क्लोज के लिए बता दिया। अब जनरली जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होती है ईएमएफ की, वो क्या होती है, वोल्ट होती है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स लिखा है, जनरली नाम से तो बदल रहा है फोर्स है, लेकिन क्या है इसकी यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और अगर मैं जनरली बात करूं तो ईएमएफ जो भी होता है वो क्या होता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब अगर कहीं पे आप सेल खरीद के ला रहे और उसमें 9 वोल्ट आपको क्या दे रखा है, उस सेल का क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, तो इसका मतलब है कि जो दो टर्मिनल है उस सेल के, उन टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो, वो कितना होगा, 9 वोल्ट। एक और बात, अब जैसे ही हम इस सेल को क्या करते हैं, किसी सर्किट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो ये वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं,
ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को मुझे कहां से यहां भेजना है, एनर्जी मिल गई, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जैसे मैं हूं, मैं पानी में जा रहा हूं, अभी नॉर्मली एयर में हूं, ठीक है, तो मैं नॉर्मली इधर उधर मूव कर रहा हूं, इन कंपेयर टू अगर मैं क्या जाऊं, वाटर या लिक्विड में जाऊं, ठीक है, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब मैं किसी लिक्विड में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो वो जो लिक्विड है ये मुझे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है मेरी बॉडी को। तो ठीक वैसे ही जब ये चार्ज क्या हो रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जा रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस को क्या करेगा, यहां पर प्रोड्यूस करेगा, या एक रेजिस्टेंस क्या करेगा यहां पर, या एक अपोज करेगा किसका, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो वही रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट to the flow of the charge from one terminal to another terminal. That resistance is known as internal resistance of the cell. So if अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, क्या आप लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बार जो बोर्ड का एग्जाम था वहां भी इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आखिर होता है क्या, आपने देखा कि सेल क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, जब एक चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है। सो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल to the flow of current between its electrode is known as internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल r होता है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है बहुत क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया। तो आप यहाँ पे जनरली देख सकते हैं, सबसे पहले द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4 कर रहे हैं या कुछ और हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द नंबर 2 इज, देखिए जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना चार्ज को क्या होगी, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम होने का मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। द थर्ड फैक्टर आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों इतनी दूर है, ये दोनों इतनी दूर है, तो यहां से यहां जाने में क्या होगा, इजीली जा सकते हैं। अगर इन कंपेयर करूं इतनी दूरी के, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो द थर्ड फैक्टर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां पर इंक्रीज होगा। द फोर्थ फैक्टर इज इट इज वेरी इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इमर्ज। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट में अंदर हमने जितना इलेक्ट्रोड का, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को जितना अंदर तक, जैसे इतना इमर्ज किया, ठीक है, या पूरा इमर्ज कर दिया, तो जितना एरिया हम क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, उतना ही उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है अगर एरिया, कॉमन एरिया जो इमर्ज है वो बढ़ रही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड द लास्ट फैक्टर इज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, सॉरी, कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का कम हो रहा है, तो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डाइल्यूट में क्या होगा, ज्यादा इजीली क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। सो इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करूं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स which affect the internal resistance of a cell. So let's now discuss the relationship between internal resistance small r, EMF E and terminal potential difference of a cell. उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेल जो होता है, सेल का जनरली सिंबल आपने देखा है, सेल का जनरली सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसा होता था। अब अगर ये पढ़ने के बाद, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद, जो सेल का जनरल सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। मतलब ये जो है, ये क्या शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है आपका ईएमएफ, और ये जो शो कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए एक बार और, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल।
ये क्या है, एक ईएमएफ भी लगा है, साथ में उसके साथ क्या है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस भी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो लेट्स एक सर्किट हम बना लेते हैं। सर्किट में के पास कुछ लोड है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला आपको सेल का सिंबल, ठीक है। ये क्या हो गया, ईएमएफ प्लस माइनस, एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ले लेता हूँ दैट इज ए, और यहाँ पे एक ले लेता हूँ दैट इज बी। इसके अंदर जो भी चीज है वो क्या है, सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेल है। अब देखिए आर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पर, बी, ठीक है। मैंने माना कि इन दोनों के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी, और यहाँ पे क्या हो रही है, आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बी टू ए, बी से लेके ए के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज वो क्या है, वी डैश, ठीक। आप समझ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, वो क्या है, वी है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए वो क्या है, वी डैश, ठीक। तो अब बाय द डेफिनेशन यू नो दैट व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, maximum potential difference, and maximum potential difference means the work done in moving the charge in the whole circuit. And what is potential difference, the potential difference means the work done in moving the charge from one point to another point. देखिए difference समझिए आप, the difference between EMF and terminal potential difference is, जो EMF होता है, EMF क्या होता है, the work done in moving the charge in the whole circuit, पूरे सर्किट में घुमाना है, तो जो वर्क डन हो रहा है वहां पे वो क्या है, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। लेकिन जब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसमें क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को या चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो जो वर्क डन होगा दैट इज क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कहते हैं। तो जो ईएमएफ होता है दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, बी प्लस वी डैश। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जो वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, बी है, एंड फ्रॉम बी से लाइन में क्या किया जा रहा है, बी डैश किया जा रहा है। तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर यहाँ पे लगाऊं तो देखिए यहाँ पे I R क्या है, रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और I करंट हो रही है, और V पोटेंशियल है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। देखें यहाँ पे क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, और इन दोनों के बीच सेल के लिए जो हो जाएगा V डैश इक्वल टू I R हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू मैं इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू I R प्लस I R, या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लूं, R प्लस R। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू निकालूं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन R प्लस R। ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी है, ठीक है, ईएमएफ भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जनरल सी इक्वेशन ये आ गई, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे यहाँ पे आई है, ईएमएफ भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से हमेशा बहुत ज्यादा होता है। न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई ज्यादा वैल्यू दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो कम वाली वैल्यू दिख रही है रेजिस्टेंस की वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक और रिलेशन मैं निकाल देता हूं, E इक्वल टू भी मैंने थोड़ा बताया आपको फर्स्ट इक्वेशन से, V इक्वल टू V प्लस ये था। तो यहां से अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं V, तो जो V की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E माइनस V डैश, और V डैश की वैल्यू आपको पता है क्या है, I इंटू R। तो एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास, दैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। तो ये रिलेशन ही तो हमें निकालना था, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। इससे हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, एक तो रिलेशन ये हो गया, ठीक। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये फाइनल रिलेशन यही होता है, जनरल रिलेशन आपको ये आना चाहिए।
आई वाला भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। एक और रिलेशन यहाँ से अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए निकालूं, तो अगर यहाँ पे ये निकालूं तो इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर, तो आई आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ई माइनस बी। आई आर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ई माइनस बी हो जाएगी। और अगर आर निकालो तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई माइनस बी अपॉन व्हाट, ई माइनस बी अपॉन आई। ठीक, आई की वैल्यू क्या रखूं, आई इक्वल टू बी अपॉन आर, तो ई माइनस बी अपॉन बी अपॉन आर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। तो हमारे पास तीन रिलेशन निकल गए। फर्स्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट रिलेशन निकला ई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, एक रिलेशन ये निकल गया फर्स्ट। एक रिलेशन निकला v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दिस इज सेकंड। और एक रिलेशन और निकल गया r इक्वल टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस है नंबर 1, व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन होने का मतलब है देयर इज नो करंट। जब सर्किट ओपन है तो यहाँ पे करंट है ही नहीं, करंट क्या होगी, जीरो। तो अभी आपको रिलेशन बताया मैंने, V इक्वल टू क्या था, E माइनस आई आर। अब करंट ही जीरो है तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, जीरो। तो V ओपन दैट इज इक्वल टू EM। मतलब ओपन सर्किट के लिए जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जब सर्किट ओपन होता है तो जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पे V ओपन के लिए क्या हो जाएगा, that is V open a potential difference between the two electrodes that is equals to the EMF. अगर सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो इट मींस देयर इज सम करंट। करंट है तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस आई। अब I की कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, वैल्यू है। I की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो अगर मैं V को निकालूं तो जैसे, तो E से क्या हो रही है, वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब क्योंकि सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो I की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब अगर EMF से उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमेशा EMF से क्या होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए ये EMF से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब आप सेल खरीद के लाते हो तो उसमें जो लिखा होता है 9 वोल्ट बैटरी हो, क्या होता है उसका EMF होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 9 वोल्ट है। अब जब मैंने एक और चीज बोली, जब इसको हम किसी सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, क्लोज सर्किट के साथ, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इंटरनल I into R वहां से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो पोटेंशियल होगा उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेल। ठीक है, तो सेल के लिए हमने तीन रिलेशन पढ़े। पहला रिलेशन पढ़ा I इक्वल्स टू क्या था, E अपॉन R प्लस R। दूसरा रिलेशन पढ़ा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। और तीसरा रिलेशन पढ़ा R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V इनटू R। ये तीन रिलेशन पढ़े। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में सबसे पहले मैं बात करूं कि अब मैं ग्राफ बना रहा हूं इसमें, तो सबसे पहले बना रहा हूं EMF वर्सेस व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब E एंड E वर्सेस R का मैं क्या बना रहा हूं, ग्राफ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो क्या है, E वर्सेस R, EMF एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आप देखिए तीनों रिलेशन अगर मैं देखूं तो तीनों रिलेशन में कहीं से कहीं जो EMF हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ही हो, वो किसी भी सेल के EMF को इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। These graphs are very very important. ये आपकी कंपटीशन के लिए एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप 2020 वाला सीबीएसई का 12th का बोर्ड का पेपर देखें तो उसमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखने को मिल जाएंगे। तो EMF और R के बीच बनाऊं तो ये अगर R रिप्रेजेंट कर रहा है, ये EMF रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि अगर R की कुछ भी, सपोज R की वैल्यू यहां पर R है, R नॉट है, तो अब EMF को R पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो EMF कितना भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल टू द x एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन EMF एंड द एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस। सेकंड, अगर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड हम बनाएंगे V वर्सेस या V एंड R ग्राफ, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है E माइनस B अपॉन B इंटू R। ये मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशनशिप बताया था। उसके बाद अगर अब मुझे क्या बनाना है, V और R के बीच क्या लाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो जनरली V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। और आपको एक रिलेशन मैंने यहां बताया था कि जो I की वैल्यू होती है वो क्या होती है, E अपॉन R प्लस R। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, E अपॉन R प्लस R इंटू, ठीक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डिफरेंट केसेस की, तो सपोज जब R की वैल्यू क्या थी, 0 थी, R की वैल्यू जब 0 थी, तो अगर R 0 होगा तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जब R 0 था तो V क्या था, 0, ठीक। जब R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हुई, एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल के बराबर हुई, उस केस में जो V होगा वो क्या होगा, देखिए E, अब R दोनों इक्वल हो गए तो R प्लस R 2R इंटू R, R से R कैंसिल, तो ये क्या बन गया, E बाय 2। कब, जब R की वैल्यू 0 थी तो V 0 था, जब R की वैल्यू मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर थी, उस केस में जो V की वैल्यू थी वो क्या थी। अब जब मैंने बोला R को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर इन्फिनिटी ले लिया। अगर मैंने R को इन्फिनिटी ले लिया तो उसके लिए मैं रिलेशन अगर यहाँ पे निकालूं तो R में कॉमन ले लूं, यहाँ से अगर मैं E अपॉन अगर R कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R इंटू R, R से R कैंसिल हो गया। तो अगर R को मैं इन्फिनिटी ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू होगी 0, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो जो V है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E के बराबर। जब R इन्फिनिटी था तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, E, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इनिशियली वो वैल्यू क्या थी, ये था आपका दिस इज V एंड दिस इज R। जब R की वैल्यू 0 थी, R की वैल्यू क्या थी, जब 0 थी तो V की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। फिर R की वैल्यू क्या हुई, R, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पे जो EMF है उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, E बाय 2, ठीक है। और जब R की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो उस केस के लिए E क्या हो गया, V की वैल्यू क्या होगी, E होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा, देखो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है वो क्या है, V एंड I ग्राफ, ठीक है। तो अगर V के लिए रिलेशन निकालो तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR होता है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये इक्वेशन कुछ उसी तरह है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको पहले ले लूं और इसको बाद में ले लूं तो क्या बनेगी, mx प्लस c के फॉर्म की बनेगी। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, ग्राफ बनाऊं V और I के लिए, दिस इज V एंड दिस इज I, तो जो बनेगा वो स्लोप बनेगा और स्लोप क्या बनेगा, R की नेगेटिव डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप mx प्लस c, मैथ्स वाले समझ सकते हैं इसको, जिनको मैथ्स नहीं आते वो समझिए कि जो इसका ग्राफ होता है वो स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह। सो द V and I graph for a cell it is a straight line but in what, in negative direction, okay. So this is the concept of internal resistance। इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, जो आपको मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं जिससे रिलेटेड आएंगे। These three graphs are very very important, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आपको समझ आ गया होगा। देखिए EMF सेल का काम क्या है, सेल का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस जनरली बता रहा हूं, पूरे सर्किट में मूव कराना। सर्किट में मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज EMF। अगर सर्किट ओपन हो तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जो चार्ज को हम मूव कराते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज नोन एज EMF।
उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोड डिप की हुई है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको, कंपटीशन के लिए भी एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, और सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें।